हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन बायोमोलिक्यूल्स। हमने अब तक बात की थी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत क्यों पड़े। ठीक। और अब हम ये बात करने वाले हैं ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर जानने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि स्ट्रेट चेन कहीं ना कहीं फेल कर रहा था। कुछ ऐसे टेस्ट थे जो ग्लूकोज को देने चाहिए थे लेकिन उसने पॉजिटिव नहीं दिए। दैट इंडिकेट्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए और इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं था। जैसे हमने बात की थी कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप होता है बच्चों, वहाँ पे ग्लूकोज इज एन एल्डो हेक्सोस यानी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड को कुछ टेस्ट पॉजिटिव देने चाहिए, जैसे 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन शिफ्स बेस टेस्ट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की एडिशन टेस्ट पॉजिटिव देनी चाहिए थी, बट उसने पॉजिटिव दिया नहीं। ठीक। सिमिलरली पेंटा एसीटेट बना था ग्लूकोज का, वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइन नहीं बना रहा था। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट दैन स्ट्रेट चेन। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें थी, कौन कौन से टेस्ट थे और इन टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। अब अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ गो बैक टू योर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जहां आपने हाइड्रोजीन की और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस की हैं। ये टेस्ट बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन दे सकता है। इस टेस्ट में होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर अगर मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड या एक कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, अगर उसकी रिएक्शन आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से करते हैं, राइट, तो ये हमें या तो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का या येलो कलर का सॉल्यूशन देता है, राइट। एल्डिहाइड कीटोन जब भी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे गिव अस दी रॉय सॉल्यूशन, ROY, या तो रेड या तो ऑरेंज या तो येलो कलर का सॉल्यूशन देते हैं। बट जब हमने इसकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ की, क्योंकि ग्लूकोज एज एल्डोज है यानी एल्डो एल्डिहाइड शुगर है, इट शुड गिव अस दिस टेस्ट पॉजिटिव। यहाँ कलर चेंज होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें कोई भी चेंज नहीं मिलता, यानी वो सॉल्यूशन कलरलेस ही रह जाता है। सो दिस प्रूव्स दैट देयर इज़ नो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इन द ग्लूकोज एनीमोर। कुछ तो डिफरेंस हुआ है, करेक्ट। अब लेकिन ग्लूकोज में क्या हुआ, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था। वी विल राइट ऑल द 6 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, करेक्ट। अब हमें ये पता है फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जो है वो मिल के एक ऑक्सीजन के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, राइट। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जितनी बार ड्रॉ करोगे उतनी बार याद होगा, वरना ये भूल जाएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान रखें, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, और सिक्स के ऊपर ग्लूकोज आपके पास एल्कोहल लगी हुई है। जो पहला एल्डिहाइड ग्रुप था उसके अंदर आपके पास राइट साइड पे HOH है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है उसका एक ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है। सेकेंड कार्बन पे हमेशा हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड मिलता है, थर्ड कार्बन पे डिफरेंट होगा, फोर्थ पे सेम साइड होगा। यानी थर्ड कार्बन के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप बना पाओगे। बाकी की वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से फिल कर दें, राइट। तो ये कौन सा ग्लूकोज है, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। तो चलिए बीटा भी बना के देखते हैं। बीटा में और अल्फा में क्या डिफरेंस है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे अगर आपके पास OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आ रहा है यानी विद इन द रिंग आ रहा है, लुक एट दिस, दिस इज द रिंग, रिंग के अंदर अगर कार्बन 1 के ऊपर है, ठीक है, सो ये अल्फा है, और अगर रिंग के बाहर हो जाए तो बीटा है। रेस्ट सेम, एब्सोल्युटली सेम, लुक एट इट। और हमने पढ़ा भी था
कि ये स्टेबल क्यों होता है बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज इसलिए स्टेबल होता है कि लुक एट इट, देयर इज एन ऑल्टरनेट OH, जिगजैग पैटर्न बन रहा है ना। और ये देखो CH2OH, ये कार्बन नंबर 6 है, C6 मत समझ लीजिएगा, ठीक है, कार्बन नंबर 6। तो यहाँ एल्कोहल है, सो दिस इज व्हाट बीटा डी ग्लूकोज। इन दोनों केसेस के अंदर आप देखो देयर इज नो कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का डबल बॉन्ड O तो एक रिंग बनाने में बिजी हो गया, सो वी कैन से दैट द डबल बॉन्ड O ऑफ कार्बोनिल ग्रुप is busy in forming alcohol, देखो अल्कोहल हो गया, एंड creating a cyclic glucose ring, राइट। इसीलिए ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन का टेस्ट नेगेटिव देता है, यानी कि कोई भी कलर चेंज नहीं मिलता, ना तो रेड ना ऑरेंज ना येलो, कोई कलर चेंज नहीं मिलता, ठीक है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेस्ट विच शोज दैट वाई द स्ट्रेट चेंज स्ट्रक्चर फेल्ड। नेक्स्ट हमारा है कौन सा टेस्ट, शिफ्स बेस। अब बहुत सारे बच्चों को शिफ्स बेस भी याद नहीं होगा। बच्चों शिफ्स बेस होता है एक तो कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर वहाँ Z लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, शिफ्स बेस। NH3 होता है, मैंने NH2 लगाया और एक H की जगह Z लगा दिया, नाउ दिस इज व्हाट, शिफ्स बेस। और शिफ्स बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे प्रिपेयर ऑक्साइन, ये ऑक्साइन बनाते हैं किसके साथ, विद आइदर एल्डिहाइड और अ कीटोन, राइट। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ ये क्या बनाते हैं, शिफ्स बेस ऑक्साइन्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको रिएक्शन कैसे मिलती है, ध्यान से देखिएगा। जब आप किसी भी एल्डिहाइड को शिफ्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि कलरलेस होता है, इट बिकम्स कन्वर्ट्स इनटू रेड PPT, यानी कि आपको कुछ सॉलिड अमाउंट मिलती है। लेकिन जब हमने ग्लूकोज को लगाया ये सोच के कि ये एक एल्डोज है, तो जब हमने इसमें शिफ्स बेस को ऐड किया, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लूकोज रखा हुआ था, ठीक है, उसको हमने सॉल्यूशन पानी में मिक्स करके लिक्विड बना दिया, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा शिफ्स बेस को डाला। जब हमने डाला जो कि कलरलेस था, तो यहाँ पे रेड PPT बनने चाहिए थे, बट देयर वॉज नो PPT फॉर्मेशन। अगेन वाई, बिकॉज डबल बॉन्ड O, यानी ये वाला मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज बिजी फॉर्मिंग ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट। इट इज ऑक्यूपाइड, ऑक्सीजन इज ऑक्यूपाइड टू फॉर्म अ रिंग, इसीलिए यहाँ पर ये रिएक्शंस नहीं होती हैं, करेक्ट। देयरफॉर वी कैन से दैट cyclic structure of glucose does exist and is important to understand, क्योंकि वो ये reactions जो particularly देनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, इसीलिए हमें cyclic structure को समझना ज़रूरी हो जाता है, राइट। ये तो होगी आपकी रिएक्शन विद 2,4-डाइफिनाइल हाइड्रोजन एंड शिफ्स बेस, जो कि दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्शन का पार्ट है। लेट अस अंडरस्टैंड द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। अच्छा, यहाँ पे ऑक्साइन नहीं बनेगा क्योंकि ऑक्साइन बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है हाइड्रोजीन, तो डिफरेंट हाइड्रोजाइंस बनेंगे, हाइड्रोजाइंस बनेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज नॉट इवन हाइड्रोजाइन, सॉरी फॉर दैट, इट इज कॉल्ड एज इमीन्स। अमाइन है, अमाइनो ग्रुप का था NH3, वहाँ पर सिर्फ हमने Z को चेंज किया, यानी कुछ और आ सकता है, दे विल फॉर्म इमीन्स रादर देन अमाइन, इट इज गोइंग टू फॉर्म इमीन्स। प्लीज करेक्ट इट इन योर नोट्स।
आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। थर्ड आपके पास रिएक्शन है बच्चों, द पेंट एसिटेट ऑफ ग्लूकोज does not react with NH2OH to form ऑक्साइन। ये क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइन्स बनाते हैं। ऑल्दो जब हमने स्ट्रेट चेंज को रिएक्ट किया तो रिएक्शन होती है लेकिन साइक्लिक नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती? क्योंकि पेंटा एसिटेट बन गया है आपके पास। अगर मान लीजिए पेंटा एसिटेट भी बन गया तो भी कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन नहीं बनता क्योंकि उसकी साइक्लिक चेन होने की वजह से वहाँ पे कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, ऑक्साइन बनेंगे ही नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास दो तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं इसके पास। वी हैव टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड व्हाट आर दोज? alpha D glucose and beta D glucose, right? अल्फा डी ग्लूकोज जो है बच्चों, उसे हम एक और नाम से जानते हैं, वी कॉल इट एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉज। वी नो वाई वी आर कॉलिंग इट एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉज, बिकॉज इसके पास एक पायरीन रिंग है जिसके अंदर 5 कार्बन और एक 6th एलिमेंट यानी 6th एटम ऑक्सीजन का है। सो अगर आपको पायरेनॉज नहीं याद तो देख लीजिए एक बार। आपने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, जहाँ पर कुछ आप नहीं बताते बॉन्ड में वहाँ कार्बन होता है, ये है ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज पायरेनॉज। पायरैन, ओनली पायरैन, राइट। दूसरी चीज़, इसका आप मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे अगर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चा अल्फा ग्लूकोज का 419 केल्विन एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलता है हमें 423 केल्विन का। ठीक, नंबर 3 देखिए इसका डिफरेंस क्या है। स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं बच्चों, तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज लेस, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज मोर, राइट। अब दिमाग में आता है क्यों, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। सिंपल हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर बनाइए, राइट। अब आपको ये मालूम है कि राइट टॉप के ऊपर आपको ग्लूकोज प्लेस करनी है, ऑक्सीजन प्लेस करना है एंड उसके नेक्स्ट कार्बन को आपने नंबर देना है 1, करेक्ट। ये तो दोनों चीज़ें कंडीशंस आपको अच्छे से पता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, करेक्ट। हो गया। अब आपको पता है अल्फा किसको बोलते हैं? अल्फा हम उसे बोलते हैं जिसके फर्स्ट कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप लगा हो। और हमने नॉमेनक्लेचर करते हुए देखा था कि जब राइट हैंड साइड पे कोई मॉलिक्यूल लगा होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कौन सा स्ट्रक्चर है ये? हावर्थ स्ट्रक्चर बनाते हुए हम क्या कहते हैं, जो भी मॉलिक्यूल राइट पे लगा हुआ होता है उसको हम नीचे डिनोट करते हैं। तो अल्फा के ऊपर हमें पता है राइट पे होगा तो उसे हमने नीचे शो करना है, बीटा पे हमें पता है लेफ्ट पे होगा, उसे हमने ऊपर शो कर दिया OH ग्रुप को, राइट। सेकेंड कार्बन पे हमें मालूम है OH इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, तो देखो ये आ गया और यहाँ पे क्या होगा, उल्टा OH नीचे। क्यों? सिर्फ इसके ऊपर यानी फर्स्ट कार्बन के ऊपर, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। वाई एनोमेरिक कार्बन? क्योंकि अकेला ऐसा कार्बन है जिसके एटम्स इसके अगल बगल लगे हुए ग्रुप्स की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो वो ऑप्टिक आइसोमर बन जाते हैं, यानी उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स। अल्फा बीटा क्या है, एनोमर्स। सो यहाँ ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा या नीचे हाइड्रोजन, बाकी सारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सेम है। सेकेंड कार्बन पे हमेशा OH राइट साइड पे होता है, लगा दिया। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में होता है, ऊपर लगा दिया। देखो
फोर्थ कार्बन पे राइट पे होता है, नीचे आ गया। एंड फिफ्थ कार्बन पे आपके पास एक हाइड्रोजन रह गया क्योंकि उसका ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हो गया। सिक्स्थ कार्बन के ऊपर ध्यान रखना है, बड़ा ग्रुप जो होता है वो हमेशा ऊपर लगता है। करेक्ट। सो ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे OH OH एक साथ है, यहाँ पर ऑपोजिट है, इसे हम बोलते हैं सिस्ट, जिसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स याद हो तो आप समझ जाएंगे कि जब दोनों सिमिलर ग्रुप्स एक साइड पर होते हैं उसे बोलते हैं सिस, जब ऑपोजिट साइड पे होते हैं उसे बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, राइट। सो आप यहाँ लिखेंगे ड्यू टू steric hindrance by two OH groups on same direction, rather in same direction on adjacent carbons. तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, सो इज लेस स्टेबल। सिमिलरली यहाँ क्या है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस it is more stable. So beta glucose is more stable, beta D glucose is more stable than alpha D glucose because of less steric hindrance, ठीक है, and good more well packed structure, right। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, how will you differentiate between the two anomers of D glucose। तो आपको याद होना चाहिए कि two anomers are called as alpha and beta D glucose, and what is the difference between them, one is more stable another one is less stable। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है फर्स्ट कार्बन के ऊपर। दैट देखिए, मैं आपको यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपके लिए मॉलिक्यूल समझना आसान हो जाएगा। दिस इज दी रिंग जो आप बना रहे हो। देखिए 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन का चेन दिखा देंगे, साइकिल बन गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आपको यहाँ ध्यान रखनी है एनोमेरिक कार्बन की। व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन, विच वन इज दिस वन इज द एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर ही सिर्फ चेंज होने वाला है, बाकी अल्फा बीटा में कहीं चेंज नहीं आता। तो लास्ट वाले पे तो पहले ही मॉलिक्यूल लगा लें अपना ग्लूकोज अल्कोहल का। इसके पास था OH, उसका OH निकल गया, ठीक है, एक H बच गया। देखिए ठीक। अब इसीलिए क्योंकि यहाँ पे OH हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है फिफ्थ कार्बन पे, इसीलिए इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। तो डी ग्लूकोज या डी एंड एल नॉमेनक्लेचर करने के लिए लुक एट द सेकेंड लास्ट कार्बन, एंड अल्फा बीटा करने के लिए लुक एट द फर्स्ट कार्बन। करेक्ट। तो फर्स्ट कार्बन पे देखिए OH ग्रुप कहाँ है, अगर ये OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे है यानी इस रिंग के अंदर है तो ये क्या होगा, अल्फा। सेकेंड कार्बन पे हमें पता है इट इज़ ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। थर्ड कार्बन पे चेंज हो जाता है, OH इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट साइड पे होगा फोर्थ कार्बन पे। बाकी जगह सिर्फ हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए। OH की पोजीशंस को याद रखिए, OH ही आपको हेल्प करेगा। अब देखो इस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर बीटा बनाना है तो OH को मुझे कहाँ रखना है, लेफ्ट में। सेकेंड कार्बन पे हमेशा राइट पे होता है, थर्ड पे हमेशा लेफ्ट पे होता है, फोर्थ पे हमेशा राइट पे होता है। तो लुक एट इट, ऑल्टरनेट पोजीशंस आ गई। एज अ रिजल्ट इट इज मोर स्टेबल, राइट। सो दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। पॉज करके एक बार फिर नोट कर ले। बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं म्यूटा रोटेशन। ये आपको शायद एनसीईआरटी में ना मिले, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए दोबारा सुनिएगा, ठीक है। कीप ऑन रिपीटिंग टिल यू गेट इट इन योर हेड। सो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या होता है कि आपके पास रूम टेम्परेचर पे डी ग्लूकोज की दो कंडीशंस यानी कि दो फॉर्म्स मिलती हैं, अल्फा एंड बीटा। एट रूम टेम्परेचर आपके पास डी ग्लूकोज के दो एनोमर्स होते हैं, करेक्ट, हैज़ टू एनोमर्स। कौन कौन से एनोमर्स होते हैं,
अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, राइट। और ये दोनों के दोनों जो बच्चे हैं बच्चों, ये दोनों की फॉर्म्स हैं, दीज आर इंटरचेंजेबल, दीज आर इंटरचेंजेबल, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू दी ली-चैटलियस प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है इन्होंने, तो जिसकी ज़्यादा होगी वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा डी ज़्यादा है बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा डी ज़्यादा है अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ अगर हम अल्फ़ा 1 2 3 4 5 6, देखिए बच्चों मुझे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद है, मैं फिर भी बार बार बना रही हूँ, मैं इसलिए दोबारा बना रही हूँ कि आप लोगों को बार बार लिखने की प्रैक्टिस हो, तो ऐसा ना हो कि मैडम बना रहे हैं हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ड्रॉ इट। तो देखेंगे ध्यान से, अगर अल्फ़ा है तो ये कंडीशन आती है, और अगर बीटा है तो ये कंडीशन आती है, करेक्ट। मैं आपको बार बार पहले OH लगा के दिखा रही हूँ, उसके बाद आप वैलेंसीज H की पूरी करेंगे, CH2OH, राइट। तो हमें ध्यान रखना है इसमें एनोमेरिक कार्बन कौन से हैं, ये दोनों। नाउ दीज टू आर एक्चुअली दी एनोमर्स, दीज टू आर दी एनोमर्स। नाउ इन दोनों एनोमर्स के अंदर हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पहली चीज़ ये आर इंटरचेंजेबल, दूसरी बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। जब हम कहते हैं बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या हो जाता है, दैट बोथ कैन एक्चुअली रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है, किसी एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है। हम यूजुअली उसे अपने आप से अपनी कन्वीनियंस के लिए इस तरह से डिनोट कर लेते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब है इन वन सिंगल प्लेन, राइट। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को अल्फा और बीटा दोनों ही राइट या लेफ्ट साइड पे रोटेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ज़रा देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए। बच्चों मान के चलते हैं कि आपके पास यहाँ एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, और आपने एक कंटेनर रखा, और इस कंटेनर में सिर्फ अल्फ़ा डी ग्लूकोज था, यानी ये अल्फ़ा है ये बीटा है, यहाँ सिर्फ आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज रख दिया, करेक्ट। प्लेन पोलराइज लाइट को आपने अल्फ़ा डी सॉल्यूशन से पास करवाना है। नाउ दिस लाइट इज गोइंग टू पास इनटू दिस अल्फ़ा डी ग्लूकोज। जब यहाँ से ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो उसे ये सीधी दिखाई नहीं देगी, उसे ये घूमी हुई दिखाई देगी बाय 112 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 112.2 डिग्री होता है। सो 112.2 डिग्री से ये रोटेटेड मिलती है, और ये एंगल हमें कैसे मिला, बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी कैलकुलेटेड, और हमें ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट से ही मिली है, ठीक। इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज को हम क्या कह देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए साइन क्या यूज़ किया जाता है, प्लस। सो वी कैन से प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि इसने पीपीएल को पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है बाय 112.2 डिग्री। इज दैट क्लियर बच्चों? क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है यहाँ, राइट। ये हुआ इन केस जब हमने सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज को डाला, ठीक। सिमिलरली हमने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहां हमने पीपीएल को बीटा डी ग्लूकोज वाले कंटेनर से क्रॉस किया, ये जानने के लिए कि ये पीपीएल को रोटेट करेगा, अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ से जब ये लाइट पास की हमने सॉल्यूशन के अंदर से, तो ऑब्जर्वर ने क्या महसूस किया, उन्होंने देखा राइट तो अभी भी रोटेट हुई है, लुक एट इट, रोटेट तो अभी भी हुई है, बट द एंगल इज ओनली 18 डिग्री, सॉरी 18.3
7 डिग्री। और ये भी हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब ये भी उसको कैसे रोटेट कर रहा है? डेक्स्ट्रो, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। लुक एट इट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। करेक्ट। इसका मतलब वी कैन कॉल इट एज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, यानी कि दोनों के दोनों रोटेट करते हैं पीपीएल को डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज। अब अगर मेरे पास एक मिक्सचर हो बच्चों, तो क्या लगता है आपको? अल्फा वाला ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रोटेशन हो जाएगी, बीटा ज़्यादा होगा तो कम रोटेशन होगी। ये सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते हैं। हमने फिर से पीपीएल को लिया, अब की बार हमने एक मिक्सचर से पास किया इसको, जिसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज भी है और कुछ बीटा डी ग्लूकोज भी है। हुआ क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू बीटा डी ग्लूकोज एट रूम टेम्परेचर। यानी कि हमने जब इसको रूम टेम्परेचर पे बीटा डी ग्लूकोज अल्फा को छोड़ दिया तो थोड़ा थोड़ा ये कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपने पानी के अंदर जब इंडिगो को डाला, ठीक है, नील को डाला, जो कपड़ों को लगाने के लिए डालते हैं, तो व्हाट हैपन, पहले थोड़ा पानी नीला हुआ, फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड होने लगा, डिफ्यूज होने लगा, तो सारा पानी नीला हो गया। करेक्ट। सिमिलरली अब जब हमने सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज को डाला तो धीरे धीरे देयर वाज अ कन्वर्जन, अल्फा डी बीटा डी में कन्वर्ट होने लगा। ठीक, ध्यान से देखो, अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन कब तक होगा ये? तब तक होगा जब तक एक इक्विलिब्रियम ना बन जाए। सो इट विल कन्वर्ट टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। राइट, कोई भी चीज़ तब तक होती है जब तक इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल हम बता सकते हैं इसमें अल्फा डी ज़्यादा है या बीटा डी ज़्यादा है। अगर अल्फा डी ज़्यादा होगा तो रोटेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, अगर बीटा डी ज़्यादा होगा तो रोटेशन कम होगी। और अगर इक्विलिब्रियम पे होगा तो, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं यानी एट इक्विलिब्रियम, तो पीपीएल विल बी रोटेटेड, पीपीएल विल बी रोटेटेड। ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव में ही कर रहे हैं, नेगेटिव में तो करेंगे नहीं। पीपीएल रोटेट होगा लेकिन कितने एंगल से? 52.6 डिग्री से। अगेन दिस हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। सो ये डिग्री ऑफ रोटेशन डिपेंड करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज। राइट, सो डिग्री ऑफ रोटेशन of PPL in a mixture of alpha and beta anomers of glucose depends upon their concentration. ठीक, सो हम कह सकते हैं अगर अल्फा ज़्यादा है रोटेशन ज़्यादा मिलेगी, तो हम इसको कह सकते हैं दैट डिग्री ऑफ रोटेशन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रोटेशन मिलेगी। डिग्री ऑफ रोटेशन कम मिलेगी इन केस ऑफ बी, बट वी कैन नॉट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि वो रोटेट उसको भी कर रहे हैं, बट ज़्यादा अगर होगा तो तभी मिलेगा जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन अल्फा की ज़्यादा होगी। राइट, पॉज करके इसको ज़रा नोट कर लें आप। तो हमने बात क्या की है बच्चों कि हमारे पास दो तरह के एनोमर्स हैं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, विच आर इंटरचेंजेबल एट रूम टेम्परेचर। तो जब हमने इनको देखा एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, मेन पीपीएल को दोनों रोटेट करते हैं। तो पीपीएल को जब हमने डाला, क्रॉस किया हमने अल्फा डी ग्लूकोज से, तो हमने देखा एंगल ऑफ रोटेशन ज़्यादा था। जब हमने बीटा में डाला तो एंगल ऑफ रोटेशन थोड़ा कम था क्लॉकवाइज ही। तो जब मिक्सचर में डालेंगे तो क्या होगा, एक ज़्यादा रोटेट कर रही है, कम रोटेट कर रही है, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ मॉडरेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा डी। अगर बीटा डी ज़्यादा होगा रोटेशन कम मिलेगी, अगर अल्फा डी ज़्यादा होगा तो रोटेशन ज़्यादा मिलेगी। इक्विलिब्रियम पे होंगे तो 52.6 डिग्री के अराउंड अभी आपको रोटेशन मिलता है। राइट,
यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। सो व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? सो बच्चों, म्यूटा रोटेशन की अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। समझ में आ गया कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है? बच्चों, म्यूटा रोटेशन इज continuous change in angle of rotation of PPL, that is plane polarized light, by a mixture of alpha and beta D glucose till, ये एंगल तब तक चेंज होता रहेगा जब तक अल्फा डी ग्लूकोज अटेन्स एंड अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज अटेन्स एन इक्विलिब्रियम, राइट? सो म्यूटा रोटेशन होता है कॉन्टिन्यूस चेंज इन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल till alpha and beta D glucose attains an equilibrium and the angle becomes constant, which is 52.6 degree. 52.6 degree. ठीक है? तो हम यहाँ एक और चीज समझ सकते हैं, that the optical activity of glucose or D glucose at equilibrium, क्योंकि हैं तो दोनों डी ग्लूकोसिस हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ डी ग्लूकोज एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 52.6 डिग्री। सिंपल, दिस इज व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। क्लियर? सो यहाँ होता है खत्म हमारा ग्लूकोज। लेट अस लुक एट फ्रक्टोज क्विकली। जैसे हमने ग्लूकोज की बात की, वैसे ही फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों क्या है? फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है जी। दूसरी चीज, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज कीटोहेक्सोज। वाई कीटोहेक्सोज? बिकॉज इट कंटेन्स कीटोन ग्रुप, नंबर 1। नंबर 2, इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं कीटोहेक्सोज। अगर इसका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आपको पता है कि कीटोन कभी टर्मिनल नहीं होता, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 6 कार्बन होंगे। टर्मिनल ये हो नहीं सकता, इट हैज टू बी एट द सेकेंड पोजीशन। तो लगा दें यहाँ कीटोन को, ठीक है जी। उसके बाद CH2OH आ गया, राइट। इसके बाद हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या रह जाएगा? अल्कोहल। यानी कि फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे अल्कोहल होगा, सेकेंड कार्बन पे कीटोन मिलेगा, थर्ड कार्बन में जस्ट लाइक ग्लूकोज हमें पता है OH ग्रुप ऑन लेफ्ट हैंड साइड आएगा, फोर्थ कार्बन पे अगेन ऑन राइट हैंड साइड, फिफ्थ कार्बन पे अगेन ऑन राइट हैंड साइड, राइट। सो ये है आपका फ्रक्टोज। अब बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? D और L, ध्यान से देखना, फिफ्थ कार्बन को नोटिस करो, कार्बन नंबर 5 को। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? D ग्लूकोज या D फ्रक्टोज। वाई D फ्रक्टोज? बिकॉज OH ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन एटम इज ऑन राइट हैंड साइड, इसीलिए इसे हम डी फ्रक्टोज कह रहे हैं। अगर यही OH लेफ्ट में हो जाए उसे हम क्या बोल देंगे? L फ्रक्टोज, ठीक है। बट हमें मोस्टली आपको फ्रक्टोज कौन सी मिलती है? डी फ्रक्टोज के बारे में हमें जानना है। सिमिलरली इसका जरा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लें, यही बना लेते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज करना क्या है? सिंपल, इस कीटोन का O जो है वो ऑक्यूपाई करना है। अगेन कार्बन कौन सा इन्वॉल्व होगा इसमें? कार्बन नंबर 5 अगेन विल बी इन्वॉल्व। देखिए ऊपर आ गया CH2OH एज इट इज, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 हो गए।
ये हो गया CH2OH। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आया फोर्थ एंड सेकंड कार्बन, इन दोनों के बीच में लगा दिया आपने ऑक्सीजन, करेक्ट। अब क्या होगा, इसके पास OH लग गया, यहाँ पर रह गया खाली H, क्योंकि इसका OH ऑक्यूपाइड हो गया, और ये ऑक्सीजन, इसका OH और एक ऑक्सीजन थी, तो इसका हाइड्रोजन भी ले गया। एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, इसकी ऑक्सीजन गई, और इसका ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लिया हमने रिंग बनाने में, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म भी समझाएंगे आपको, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। थर्ड कार्बन पे हमें पता है कि ऑक्सीजन OH कहाँ होता है, ऑलवेज ऑन लेफ्ट, एंड फोर्थ कार्बन पे ऑलवेज ऑन राइट। बाकी सारा स्ट्रक्चर ग्लूकोज जैसा ही है, द ओनली डिफरेंस इज एल्डिहाइड की जगह सेकेंड कार्बन पे कीटोन आएगा, बिकॉज कीटोन टर्मिनल नहीं होता, करेक्ट। सो ये बन गया आपके पास इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर भी एक एनोमेरिक कार्बन बन सकता है, चलिए इसके हम अल्फा बीटा बना के देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को दोबारा बनाएंगे, तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दी एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज। इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स। देखिए कार्बन बनाए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी बना ले 2 3 4 5 6। 6 पे हमें पता है अल्कोहल लगा है, कुछ नहीं करना हमने, यहाँ भी पता है अल्कोहल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता रही हूँ आपको, ठीक है जी। उसके बाद देखो CH2OH पहले कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, राइट। अब हमें पता है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 मिल के क्या बना रहे थे, एक रिंग बना रहे थे, बन गया। यहाँ भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है अभी तो यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया ये कौन से हैं, ये दोनों डी फ्रक्टोज हैं। क्यों है डी फ्रक्टोज, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे OH यहाँ लगी थी राइट हैंड साइड पे, इसीलिए दोनों ही डी फ्रक्टोज के ही एनोमर्स बनेंगे। अब हमें देखना है कि अल्फा कौन सा होगा और बीटा कौन सा होगा, राइट। कायरल कार्बन कौन सा है बेटा, यहाँ पे कायरल कार्बन है ये वाला, कीटोन वाला कार्बन कायरल बन जाएगा। कैसे वायरल बन जाएगा, अब ये भी देखना है आपको। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस हम ये करेंगे कि इस रिंग को बनाने के लिए हमने यहाँ से ले लिया, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें लगाना है, ये रिंग बन गई। अब बच्चा आपके पास क्या, OH है ना, तो एक बार OH को हम इस तरफ लगाएंगे और एक बार OH को हम लगाएंगे इस तरफ, ठीक। CH2OH को छोड़ देते हैं। अभी हमने पहले OH को इधर लगा दिया, एक OH को इधर लगा दिया, विल रीड्रॉ इट। थर्ड कार्बन पे हमें पता है एज इट इज़ रहता है, फोर्थ कार्बन का हमें पता है राइट पे आएगा, तो थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, करेक्ट। ये बन गया आपके अल्फा बीटा। क्यों, अगर OH ग्रुप लेफ्ट में हो, याद रखिएगा सेकेंड कार्बन पे अगर OH ग्रुप लेफ्ट पे है तो वो कौन सा होता है, बीटा। सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप, सिंस OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो बीटा। यहाँ पे देखो सिंस OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड, सो अल्फा। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। क्या आप बता सकते हैं इनमें से स्टेबल कौन होगा, अनडाउटेडली देखो यहाँ दोनों OH ग्रुप एक ही साइड पे आ रहे हैं, एडजेसेंट टू दीज 2 कार्बन and the steric hindrance is more, so alpha D fructose will be more stable, right। इसको समझने के लिए हम एक और तरीके से बनाते हैं, पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लें। आइए फ्रक्टोज का डायग्राम एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा देखिए कैसे बनेगा। हमने लिखा 1, ये CH2OH को इस बार राइट साइड पे ले लिया, ठीक है। 1 इसका कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। सिमिलरली इधर भी बना लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6। अब की बार CH2OH को हमने इस तरफ लिख लिया, ठीक है। रिंग बनानी थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखिए ये रिंग बनानी बहुत सिंप्लीफाइड होगी, राइट। अब देखो पहली OH लेफ्ट पे है और दूसरी बार हमने OH को 1 पे कर दिया, राइट पे कर दिया, दैट्स इट। इतना ही फ़र्क है इस कार्बन में,
पॉज करके ध्यान से नोट करिए इसको। दिस इज व्हाट? एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं? ऐसा कार्बन एटम जिसके अगल बगल लगे हुए ग्रुप्स को अगर उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स बन जाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स बन जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। हो गया? समझ गए? अब आपने दोनों स्ट्रक्चर्स में सिमिलर चीज़ें लगानी है। थर्ड कार्बन पे याद रखिएगा, थर्ड कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट में होगा। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये देखिए थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में लगा दिया, राइट। फोर्थ कार्बन पे OH हमेशा राइट साइड पे, चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, करेक्ट। बस अब हो गया, H लगा दीजिए दोनों तरफ, बन गई। दिस इज व्हाट? बीटा डी फ्रक्टोज, क्योंकि OH लेफ्ट में है सेकंड कार्बन पे। दिस इज कार्बन नंबर 2। और यहाँ देखिए कार्बन नंबर 2 पे राइट हैंड साइड पे है, तो दिस इज अल्फा डी फ्रक्टोज। अगर आपको इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर बनाना हो तो बना लेते हैं, क्या मुश्किल है। देखिए हॉवर्थ स्ट्रक्चर का रूल याद रखिएगा, सबसे पहली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है सारा, ठीक है। आपको कार्बन इंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये भी एक 6 कार्बन चेन बनेगी या 5 कार्बन चेन बनेगी। देखो 1 2 3 4 और 5वां एटम कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मत बनाइएगा, हेक्सागोनल नहीं बनेगा, इट इज गोइंग टू बी पेंटागोनल। क्यों बनेगा पेंटागोनल? आपको ध्यान रखिए, जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की बताई थी, ऐसे ही ये एक स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूरैन। इसी के नाम पे फ्रक्टोज का नाम रखा गया है। तो देखिए 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 एंड 5th ऑक्सीजन, तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का रिंग है। तो बना लेते हैं। ऑक्सीजन को सबसे ऊपर रखिए, कार्बन को शो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे बना रही हूँ इसको, प्लीज़ कॉपी करिए और ध्यान से दिमाग लगा के। तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर के अंदर आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाना होता है, ऑक्सीजन को शो करना है, कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं करना है यहाँ भी, ठीक है। कार्बन को बिल्कुल नहीं शो करेंगे। उसके बाद जो भी बॉन्ड्स दिखानी है उसके लिए हम वर्टिकल लाइंस लगाते हैं, करेक्ट। हम नीचे लिख लेते हैं अपने लिए, टू मेक इट सिंप्लीफाइड, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे लिख लेते हैं। इसे हम बीटा डी फ्रक्टोज लिख लेते हैं और इसको अल्फा डी फ्रक्टोज, राइट बच्चों। हमें पता है अल्फा और बीटा में एक ही प्रॉब्लम है, वो क्या है? सेकेंड कार्बन जो है उसके ऊपर क्या कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल टेल अस अल्फा एंड बीटा डी। यहाँ पे देखो सेकेंड कार्बन पे OH कहाँ है? सेकेंड कार्बन पे OH लेफ्ट में है, सेकेंड कार्बन पे OH राइट पे है, अल्फा के लिए राइट। अब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, अगर अल्फा है तो OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे आएगा, अगर बीटा है तो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, राइट। और आपको दूसरी कंडीशन जो याद रखनी है, जो राइट हैंड साइड पे होता है उसे बिलो शो किया जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसे अबव शो किया जाता है, राइट। बस इतना सा आप फंडामेंटल याद रखेंगे तो आप कर पाएंगे ना। ये क्या है? अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा में OH राइट हैंड साइड पे होता है और उसे नीचे शो करना है, तो देख लीजिए ये आ गया अल्फा। ये बीटा है, बीटा में ऊपर शो करना है क्योंकि ऑन लेफ्ट हैंड साइड होगा, अबव होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए इस कार्बन के साथ और क्या कनेक्टेड है? CH2OH, CH2OH, करेक्ट। तो यानी एक जगह OH है तो दूसरी तरफ क्या लगा दोगे? CH2OH, CH2OH, राइट। इसके बाद का जितना भी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होगा वो दोनों में सेम मिलेगा। ये सेकंड कार्बन के ऊपर आपने कंडीशंस चेंज करी हैं, ठीक है, क्योंकि ये कायरल या एक एनोमेरिक कार्बन है, ठीक है। इसके बाद जहाँ यहाँ यहाँ इन सब तीनों कार्बन पे सेम स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा रूल ये आपका नेक्स्ट क्या था? इसके अंदर हमने पहली बात क्या की थी? अल्फा में जो राइट हैंड साइड पे होगा वो नीचे शो करना है, कर दिया। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, हमें पता है
कि डी फ्रक्टोज या डी ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे जो OH होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. लुक एट इट, थर्ड कार्बन पे OH हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है. तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब अबव, तो आपको शो करना है OH को ऊपर, तो दोनों में OH ऊपर लगा दें. फोर्थ कार्बन पे हमेशा नीचे राइट हैंड साइड पे होता है तो नीचे लगा देंगे. यहाँ हाइड्रोजन प्लेस कर दें. हो गया कंप्लीट. अब आते हैं फिफ्थ कार्बन. अभी फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा है ये ध्यान से देखो. एक तो ऑक्सीजन लगी है जो लगा हुआ है ऑलरेडी उसके साथ, दूसरी तरफ उसके पास हाइड्रोजन उसकी वैलेंसी पूरी करनी है जो कहाँ है, लेफ्ट में है ना. अभी जो लेफ्ट में होता है यूजुअली हम उसे कहाँ लिखते हैं, अबव. अब यहाँ पे चौथा रूल क्या है, जो बड़ा ग्रुप होता है उसे ऊपर लगाना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा ग्रुप है CH2OH, CH2OH ऊपर लगा दें, नीचे दोनों तरफ हाइड्रोजन. तो सिंपल है. आपको स्ट्रक्चर, हॉवर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन दोनों का ध्यान रखना है. दूसरी चीज़ लास्टली क्या रखना है याद, हमें ये भी पता है कि कोई बॉन्ड जो ऑब्जर्वर की तरफ होती है, वेज स्ट्रक्चर याद है ना. वेज स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एनी बॉन्ड टूवर्ड्स ऑब्जर्वर इज शोन बाय सॉलिड लाइन, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज शोन बाय डॉटेड लाइन. ठीक है, यह है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, राइट. तो सिमिलरली हम यहाँ करेंगे, ये तीनों बॉन्ड्स हमारी तरफ हैं, सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा थिक दिखाते हैं. देखिए, राइट, दिस इज व्हाट इज हॉवर्ड स्ट्रक्चर. यानी बॉन्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज शोन एज सॉलिड एंड थिक लाइंस, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज शोन बाय थिन लाइन और डॉटेड लाइन. क्लियर. अब यहाँ पे आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना. CH2OH ग्रुप in case of alpha is on same side and CH2OH group in case of beta is on the opposite side, right. तो ध्यान रखिए, बीटा जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको CH2OH groups should be on the opposite sides. And यहाँ पे CH2OH group should be on same side, should be on same side of which carbon, 2 and 4, of carbon number 2 and carbon number 4 to 5, 2 3 4 5. ठीक है, this is carbon number 5 on of carbon 2 and 5, right, opposite side of carbon number 2 and 5. सो ये बन जाएगा आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर. जैसे हमने ग्लूकोज के अंदर देखा था म्यूटा रोटेशन में कि वो हमेशा PPL को राइट साइड पे रोटेट करता है, एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट. थ्योरेटिकली हम उसे नहीं देख सकते, वो एक्सपेरिमेंट से ही आप निकाल सकते हो. सिमिलरली हमने फ्रक्टोज के केस में देखा दैट फ्रक्टोज इज अ लीवोज. लीवोज का मतलब लीवो रोटेटरी, एंड इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली. बिना एक्सपेरिमेंट करे आप PPL की रोटेशन कैसे बता सकते हो, है ना. सो इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली. क्या देखा हमने, PPL ली और इसको हमने एक फ्रक्टोज के सॉल्यूशन से निकाला, डी फ्रक्टोज से. जब हमने इस क्रॉस किया, ऑब्जर्वर ने देखा कि ये रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पे हुई, यानी रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट. और इसे हमने बोलता है PPL. दिस इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. सो हम क्या लिखते हैं इसको, वी राइट इट एज अल्फा लीवो रोटेटरी डी, यानी डेक्स्ट्रो आपका डी फ्रक्टोज. अगर हम ये लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, चलिए इसको हम लोग रेड पेन से कर लेते हैं. अल्फा नेगेटिव डी फ्रक्टोज, इसका मतलब क्या हुआ. अल्फा बच्चों इंडिकेट करता है आपको पोजीशन ऑफ
OH group on right hand side at carbon number 2. करेक्ट? कौन सा कार्बन है ये? एनोमेरिक कार्बन. कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर कौन सी साइड पे OH ग्रुप लगा है. नेगेटिव साइन इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है. ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब PPL इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज. राइट. डी साइन हमें क्या बताता है? पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन C5 कार्बन. राइट. अब हमने फ्रक्टोज लिखा है बच्चों. OSE तो हमें पता है कि ग्लूकोज बताता है आपको. OSE क्या बताता है? दैट इट इज अ शुगर. राइट. So this is what you get to understand by alpha negative D fructose and similarly beta negative D fructose. वो आपको बताएगा कि वो उसका एक एनोमर है. क्लियर हो गई? इसको आप पॉज करके नोट कर लें. क्योंकि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में बच्चों 5 एटम की रिंग होती है जिसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? फ्यूरैन. इसीलिए we called it as fructose is called as फ्यूरैनोज मतलब एक ऐसी शुगर है जिसके अंदर 5 मेंबर्स की रिंग होती है एंड रिजेंबल्स फ्यूरैन. सो वी कॉल इट एज अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरैनोज और वी कॉल इट एज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज. And definitely we can say we can say minus over here and minus over here. यानी दोनों ही लिबोरोटेटरी होंगे. क्लियर होगी बच्चों? अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं, दैट क्वेश्चन इज हाउ मेनी chiral carbons are there in glucose and fructose. तो आपका सवाल क्या हो, जवाब क्या होगा? पॉज करके ट्राई करें बच्चों. इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो आपके आंसर होने चाहिए दैट इन केस ऑफ ग्लूकोज अगर हम इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएं 1 2 3 4 5 6. पहला CH2OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O एंड H. सेकेंड कार्बन पे OH ऑन राइट हैंड साइड ले लेते हैं. यहाँ भी राइट हैंड साइड. फर्स्ट सेकेंड थर्ड. ओके, थर्ड कार्बन पे हमेशा लेफ्ट में होता है. फोर्थ कार्बन पे राइट हैंड साइड. राइट. दिस इज अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. तो अगर इसमें कायरल कार्बन देखोगे तो कायरल कार्बन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑल दी. पहली चीज sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. फिर all groups attached should be different. All groups attached should be different. ठीक है, ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो देखिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये नहीं होगा. इसमें देखो दो तरफ H लगे हैं और एक OH लगा है तो इसके पास दो हाइड्रोजन एटम्स यानी सेम एटम्स हैं तो ये भी नहीं होगा. तो कितने कायरल कार्बन रह गए? 1 2 3 and 4. Correct? So there are 4 chiral carbons. Similarly, ज़रा fructose में आ जाए. This is the straight chain structure 1 2 3 4 5 and 6. थर्ड कार्बन पे हमेशा OH नेगेटिव लेफ्ट साइड में होती है. फोर्थ पे और फिफ्थ पे सेम साइड होती है. राइट. तो कितने कायरल कार्बन होंगे? देखो इसके पास दोनों तरफ H लगे हैं, इसके पास भी दोनों H लगे हैं तो ये दोनों कायरल नहीं होंगे. इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी कायरल नहीं होगा. तो बचे क्या? 1 2 और 3. सो इट हैज़ गॉट 3 कायरल कार्बन. कायरल कार्बन्स हेल्प्स इन ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. ठीक, ये हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं जिसमें मिरर इमेजेस बन सकती हैं. अब इसका ही साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देख लें.
ग्लूकोज का साइकिल स्ट्रक्चर देखते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है मेरे पास, जिसमें से पहले और पांचवें कार्बन के साथ एक रिंग बनती है, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग मिलती है ग्लूकोज में। तो अगर चलिए अल्फा ले लेते हैं, ठीक। सेकंड कार्बन पे OH ऑन राइट हैंड साइड, थर्ड पे ऑन लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ पे ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ लगा है OH2 OH। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ कितने कायरल कार्बन मिलेंगे। इसके साथ ऑक्सीजन लगी है, हाइड्रोजन, OH और ये पूरा ग्रुप लगा है। तो यानी ये भी एक कायरल है, ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। ये नहीं है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में इन केस ऑफ ग्लूकोज आपके पास कितने कायरल कार्बन हो जाएंगे? 5 कायरल कार्बन। साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कार्बन बढ़ जाएगा, ठीक। सिमिलरली चलिए फ्रक्टोज का भी देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6th, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, राइट। सेकंड कार्बन और 5th कार्बन ने मिलके एक रिंग बनाई है। तो यहाँ है क्या? CH2OH। सेकंड कार्बन पे OH चलिए बाहर लगा लेते हैं, थर्ड कार्बन पे OH बाहर, फोर्थ कार्बन पे अंदर, और ये रहा हाइड्रोजन। नाउ लुक एट इट, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, सो यानी ये कायरल नहीं रहे। इसके बाद देखो एक तरफ OH, एक तरफ O, एक तरफ CH2OH और एक तरफ ये पूरा ग्रुप। तो ये भी कायरल, ये भी कायरल, ये भी कायरल और ये भी कायरल। तो यहाँ 3 कायरल थे स्ट्रेट चेन में, अब कितने हो जाएंगे यहाँ? 4 कायरल कार्बन्स इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों ही रिंग शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। एज अ रिजल्ट वी सी दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज generally shows similar reactions. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जनरली शोज सिमिलर रिएक्शंस। क्यों? पहला रीज़न है अल्फा हाइड्रोक्सी, पहले लिख लो, पहला अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। दे शो, कुछ टेस्ट हैं जो ये पॉजिटिव दिखाते हैं। कौन कौन से? आपको अच्छे से पता है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट एंड अनदर वन इज बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। ये टेस्ट जो है पॉजिटिव शो करता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल शोज टॉलेंस, फेलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स टेस्ट पॉजिटिव। अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? अल्फा कार्बन, कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप का लगा हुआ होना। तो ज़रा ग्लूकोज और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर याद करो और फ्रक्टोज और कीटोन का स्ट्रक्चर याद करो। कैन यू सी अल्फा हाइड्रोक्सी देयर? ध्यान से सोचो, दोनों में आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ आप देखोगे, चलिए देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखोगे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी देते हैं और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज shows these test positive. देखिए कैसे। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है आपका? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें टेस्ट में होता क्या है? इट गिव्स अ मिरर फॉर्मेशन, Ag सॉलिड बनता है, राइट। ये देखो एल्डिहाइड्स जब रिएक्ट करते हैं विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, तो ये क्या देता है हमें? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव आयन प्लस सिल्वर सॉलिड, यानी सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होती है, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन, करेक्ट, यही होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। सिमिलरली आप देखिए इन केस ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ द कॉपर सिट्रेट। ज़्यादा नहीं, इसके बारे में इतना ही जानना है। कॉपर सिट्रेट होती है एंड दिस इज कॉल्ड एज बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन, और एल्डिहाइड इसे भी रिड्यूस करते हैं। कैसे? मतलब देखिए ब्लू कलर का इसका सॉल्यूशन होता है,
जब इसके साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है इनटू कॉपर 2 ऑक्साइड सॉलिड, यानी इसके एक पीपीटी मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज ब्रिक रेड पीपीटी. रेड कलर के पीपीटी मिलते हैं हमें, ठीक है. तो जब भी आप किसी एल्डिहाइड ग्रुप को इसके साथ रिएक्ट कराते हो तो ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, ठीक है. सो और हमें ये ग्लूकोज के केस में पॉजिटिव मिलता है. अभी फ्रक्टोज के केस में ध्यान से देखो क्या हो रहा है. दिमाग में आता है चलो ये तो एल्डिहाइड है, ग्लूकोज दे भी देगा, लेकिन फ्रक्टोज क्यों देगा, उसके पास तो कीटोन है. बच्चों ध्यान रखना, फ्रक्टोज कंटेन्स 1 डिग्री अल्कोहल. ध्यान से देखो. और 1 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं बच्चों, उसकी अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो, अगर आप उसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन कर दो तो वो क्या बना देते हैं, एल्डिहाइड. सो एल्डिहाइड क्या करते हैं, वो ये सारे टेस्ट पॉजिटिव देते हैं. सो टेस्ट कम्स पॉजिटिव. एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है. देखो ज़रा, C डबल बॉन्ड O कार्बन HOH. हमें अच्छे से पता है कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उस पर OH ग्रुप लगा है तो आ गया आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप. करेक्ट, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में. एज अ रिजल्ट ये टेस्ट पॉजिटिव देगा. करेक्ट, इसलिए ये सब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं. दूसरा आपके पास रिएक्शन आता है बच्चों. लेट अस सी कुछ रिएक्शंस जो ग्लूकोज दिखाता है. तो लेट अस सी फॉर ग्लूकोज. सबसे पहली चीज़ देखो, ये आपको देगा रिडक्शन. अभी आपके ऑर्गेनिक्स के भी कुछ रिएक्शंस यहाँ रिवाइज होंगी. अगर आप सोडियम एमलगम की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सोडियम कॉम्बिनेशन, एल्कोहल यानी इथेनॉल की प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करते हो ग्लूकोज की, विच इज़ ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है इनटू 1 डिग्री अल्कोहल. करेक्ट. दूसरी रिएक्शन देखो आप, रिएक्शन विद HCN. हमें पता है जब एल्डिहाइड HCN से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हो जाती है. तो चलिए देखते हैं ग्लूकोज क्या रिएक्शन देता है क्या. पॉज करके नोट कर लें. तो चलिए सबसे पहले हम ग्लूकोज का बनाते हैं. यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन. 6 कार्बन पे CH2OH. पहले कार्बन पे आपके पास क्या है, एक एल्डिहाइड. सेकेंड कार्बन पे OH ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड. लेफ्ट कार्बन पे OH ऑन थर्ड लेफ्ट हैंड साइड. फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे हमेशा राइट हैंड साइड. हम अभी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ले रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड की रिएक्शन है. अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर लोगे तो वहाँ कार्बोनिल ग्रुप ऑक्यूपाई हो जाएगा, राइट. तो पहली रिएक्शन इस ग्लूकोज की हम करते हैं बच्चों, सोडियम अमलगम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH which is going to cause the partial reduction. बच्चों पार्शियल रिडक्शन कह लो, सिलेक्टिव रिडक्शन कह लो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है. वाई सो, बिकॉज इट इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, अल्कोहल को नहीं करता. एज अ रिजल्ट दिस फर्स्ट डिग्री कार्बन विल बी रिड्यूस्ड. तो देखिए क्या बना, 1 2 3 4 5 एंड 6. 6th कार्बन पे C2H2OH. सेकेंड कार्बन पे ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड. थर्ड कार्बन पे ऑलवेज ऑन लेफ्ट. फोर्थ एंड फिफ्थ पे ऑलवेज ऑन राइट. राइट. और ये देखो पहला कार्बन जो था एल्डिहाइड था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट. सो दिस इज अ सिलेक्टिव रिडक्शन. याद रखिएगा, सोडियम एमलगम की जब रिएक्शन करते हो तो वो पार्शियल रिडक्शन करता है. नेक्स्ट आप देखते हो रिएक्शन बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम इसे हीट करते हैं. दिस यू डिड इन क्लास 11. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट.
और बच्चों जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कैसे करते हैं रिएक्शन? दे कॉजेज द कंप्लीट रिडक्शन। अभी कंप्लीट रिडक्शन का मतलब अल्कोहल को भी रिड्यूस करेंगे। अल्कोहल को रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीजन की रिमूवल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या मिलेगा? देखो सारी जगह पर एल्केन बन जाएगा। अल्कोहल था, अल्कोहल भी रिड्यूस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? CH3, CH2, 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 CH2 and CH3. So you will get a normal hexane. So this is what you did in case of preparation of hydrocarbons. Preparation of alkane में रिएक्शन किया है हमें। ठीक है जी। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं बच्चों इसकी, दैट इज द रिएक्शन विद HCN। अल्कोहल की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप HCN से करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि एक ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डिहाइड है इसके पास, और ये एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा HCN से टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 एंड सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH, फिफ्थ कार्बन पे OH लगा है ऑन राइट हैंड साइड, फोर्थ पे भी OH ऑन राइट हैंड साइड, थर्ड पे OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड ऑन सेकेंड कार्बन। अब बचा मेरा कौन? एल्डिहाइड। अभी एल्डिहाइड के पास क्या लगे थे? डबल बॉन्ड O थी, खोल दें। डबल बॉन्ड O को खोला और एक हाइड्रोजन था उसके पास, खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? एक तरफ आप लगाओगे O के साथ H और दूसरी तरफ साइनाइड, बन गया आपका साइनोहाइड्रिन। ठीक है बच्चों, साइनोहाइड्रिन जब बनता है दोनों ग्रुप एक साथ नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि OH यहाँ पर लगा लेते हैं, H को यहाँ लगा लेते हैं। नाउ लुक एट इट, दिस कैन बी फॉर्मिंग अ मिरर इमेज। ऑपोजिट करें तो क्या बनाओगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। CH2OH को एज इट इज़ रहने देते हैं। CN और OH की पोजिशंस चेंज हो सकती हैं। यू कैन गेट CN ओवर हियर एंड OH ओवर हियर, H को हम वहीं छोड़ देते हैं। राइट, बन गया आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक। अब क्या करोगे? OH की पोजीशंस को आप चेंज कर दो। तो ये क्या बन गए? ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनेंशियोमर्स, है ना? दीज आर ऑल दी इनेंशियोमर्स। पॉज करके नोट कर लें। और हमने कहा था कि फ्रक्टोज जो है वो सिमिलर रिएक्शंस दिखाता है, तो चलिए फ्रक्टोज को भी लिख लेते हैं। वी हैव CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH, सेकेंड थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ कार्बन OH ऑन राइट हैंड साइड, फिफ्थ कार्बन OH ऑन राइट हैंड साइड एंड सिक्स्थ कार्बन CH2OH। इसकी रिएक्शन हम करते हैं बच्चों, पहले HI के साथ कर लेते हैं। चलिए इसको हीट किया तो हमें पता है कंप्लीट रिडक्शन होनी है। व्हाट यू विल गेट? अगेन यू विल गेट CH3 CH2 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 CH3, यानी 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन मिल जाएगा। करेक्ट। दूसरी रिएक्शन आप देख लेते हैं बच्चों इसकी, विद NaHG इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगी? पार्शियल रिडक्शन करनी है। अब इसकी ही पार्शियल रिडक्शन करेगा तो सारी जगह आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 CHOH CHOH 3 4 5 और ये रहा CH2OH ग्रुप। करेक्ट। अब अगर इसकी रिएक्शन हम बच्चों कर लेते हैं HCN के साथ तो क्या मिलेगा? देखो CN के साथ साइनोहाइड्रिन मिलना होता है हमें, तो हम क्या करेंगे? CH2OH C CNOH CH 1 2 3 4 5 और एक 6। राइट। और उसके बाद आपके पास, आपको पता ही है OH ग्रुप पड़े हैं, ये आ गए आपके OH। 1 2 3 4 5, ओके 1 कार्बन इज मिसिंग, तो यहाँ आएगा वो OH। ठीक। So this is how you're going to get the reactions of fructose and glucose. पॉज करके नोट कर लें। यहाँ बच्चों खत्म हो जाते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स। In next class we'll talk about disaccharides and polysaccharides and then we'll talk about proteins. Till then, take care and keep studying.